Today we are here to discuss one of the technical topic of Unit 2 जिसे हम नाम दिया है पेडागोजिकल एनालिसिस। हिंदी में हम इसे कहते हैं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। तो पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस है क्या। देखिए, लेसन प्लानिंग जो शब्द है वो शायद डेली लाइफ में हमने बीइंग स्टूडेंट या बीइंग ए टीचर सब ने सुना है। लेसन प्लानिंग क्या होती है कि टीचर क्लास में जब लेसन लेने के लिए जा रहा है या लेक्चर लेने के लिए वो जा रहा है तो एक लेसन प्लान वो करके जाता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन कौन से तरीके मुझे यूज़ करने हैं या होमवर्क क्या देना है, वो सारी चीज़ें वो प्लान करके जाता है। तो आज के टाइम में जो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स यूज़ करता है टीचर, उनको बेस कहाँ से मिला, वो स्टेप आए कहाँ से हैं। तो स्टेप आए बेसिकली इस पर्टिकुलर एक पद्धति से, प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। ये बेस है आज के हमारे लेसन प्लानिंग जो हम यूज़ करते हैं उन स्टेप्स का। और ये बात करते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है। जैसा कि सामने लिखा है बोर्ड पर, इट कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज पेडागोजी, सेकंड इज एनालिसिस। तो पहले हम बात करते हैं कि पेडागोजी क्या है। तो पेडागोजी देखिए एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है साइंस ऑफ टीचिंग, मीन्स शिक्षण का विज्ञान। और ज़्यादा इसको देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है फिर। तो कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग क्या है, कहते हैं द वेज एंड मीन्स यूज्ड बाय द टीचर टू मेक हिज टीचिंग एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। कि वो सारे तौर तरीके, वो सारी विधियाँ, वो सारे प्रयोजन जो एक अध्यापक यूज़ करता है अपने शिक्षण को या अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग। सेकेंड वर्ड इज एनालिसिस। ये सिंपल वर्ड है, हमने भी सुना है। जब हम किसी चीज़ को उसके सिंपल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण। अब हम अगर इन दोनों मीनिंग हमारे पास आ गए हैं, पेडागोजी का भी आ गया, एनालिसिस का भी आ गया, दोनों मीनिंग को हम मिलाते हैं तो हमें मीनिंग मिलता है पेडागोजिकल एनालिसिस का। आइए देखते हैं क्या है। हेंस पेडागोजिकल एनालिसिस मीन्स एनालिसिस ऑफ द कंटेंट डन बाय द टीचर with reference to pedagogy to make his teaching as effective as possible। तो pedagogical analysis क्या हुआ, pedagogical analysis हुआ एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। कंटेंट मतलब विषय वस्तु, कि जो कंटेंट, जो विषय टीचर पढ़ाने जा रहा है उसको वो एनालिसिस करेगा, उसको वो टुकड़ों में बांटेगा। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, विद रेफरेंस टू पेडागोजी, पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए। किस लिए करेगा वो, ताकि उसकी टीचिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बन सके। तो इसको हम कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। हमने अभी 2 मिनट पहले बात की थी कि ये बेस है लेसन प्लानिंग के स्टेप्स का। हालांकि दोनों के स्टेप्स में समहाउ चेंज आ गया है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप कितने हैं। इसके स्टेप कहूँ, एलिमेंट कहूँ या कंपोनेंट कहूँ, तो पेडागोजिकल एनालिसिस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। पहला है कंटेंट एनालिसिस, सेकेंड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, third one is use of teaching methods, techniques, aids and equipments, and last one is determination of appropriate evaluation devices। तो ये 4 हायरार्किकल स्टेप्स हैं। पहले कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद बाकी के स्टेप जो है फॉलो करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि ये सारे कंपोनेंट हैं क्या, इनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट मतलब जो कंसेप्ट या जो कंटेंट या जो टॉपिक या जो यूनिट टीचर को पढ़ानी है, टीचर उसको डिवाइड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सिस्टमेटिकली टुकड़ों में बांटेगा, ताकि उसको ये पता रहे कि मैंने पर्टिकुलर कंसेप्ट को या टॉपिक को या यूनिट को कितने दिनों में ख़त्म करना है, कितने दिनों में उसको पूरा करवाया जा सकता है। तो बेसिकली जब हम पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं तो कंटेंट को टीचर 2 भागों में बांटता है, मेजर एंड माइनर पार्ट्स। मेजर पार्ट्स को क्या हो गए, मेन हेडिंग्स हम कह सकते हैं, और माइनर क्या हो गए, उनके सब हेडिंग्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप सेट पढ़ाने जा रहे हैं, समुच्चय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो सेट पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके मेजर पार्ट क्या बन जाएंगे। पहले आप बताएंगे डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ सेट। दूसरा मेजर बनेगा उसका पार्ट सेट नोटेशन, कि सेट को आप नोटेट कैसे करते हैं, उसको अंकित कैसे करते हैं। तीसरा मेजर पार्ट बन जाएगा उसका क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, की वेरियस जो सेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। चौथा मेजर पार्ट बन जाएगा आपका सेट ऑपरेशन ऑन या फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये 4 उसके मेजर पार्ट बन जाएंगे या मेजर हेडिंग बन जाएंगे। अब इन मेजर, हर एक मेजर को कराने के लिए टीचर उसको कुछ एक टुकड़ों में बांटेगा जिसको हम माइनर पार्ट नाम दे देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डेफिनेशन बतानी है सेट की, जो कि पहला मेजर कंसेप्ट है, तो डेफिनेशन कैसे बताएगा वो? मेरे हिसाब से वो ऐसे बताएगा, पहले वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताएगा, फिर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताएगा, फिर वो लास्ट में आएगा मीनिंग के ऊपर या डेफिनेशन के ऊपर। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेकर जाएगा, फिर मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसी को जो है सेट कहते हैं, तो फिर वो डेफिनेशन की तरफ आएगा इस तरीके से। तो दूसरा जो पार्ट था मेजर वो क्या था? सेट नोटेशन। तो सेट नोटेशन मेजर पार्ट है, इसके तहत क्या सब हेडिंग रहेंगे? इसके तहत हो सकता है कि दोनों फॉर्मूलाज आ जाएंगे। कौन सा होता है? लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, तो वो उसके माइनर कंसेप्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम टीचर अपने कंटेंट को मेजर और माइनर पार्ट्स में डिवाइड करता है पैडागोजिकल एनालिसिस करते हुए। इसको हम सिंपल तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि कंटेंट को टॉपिक से स्टार्ट हुआ, यूनिट के अंदर टॉपिक ही होंगे या चैप्टर के अंदर टॉपिक होंगे, टॉपिक को सब टॉपिक में बांट दिया, सब टॉपिक को फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस 1 2 3, मतलब एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को कवर कराने के लिए कितने लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं टीचर को, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, तो आगे इस तरह से डिवाइड होते चले जाएंगे। तो आप इसको कैसे भी नाम दे सकते हैं, आप इसको मेजर एंड माइनर पार्ट्स में डिवाइड करना कंटेंट को बोल सकते हैं, या आप कंटेंट को टॉपिक, सब टॉपिक्स, लर्निंग एक्सपीरियंस की फॉर्म में बांटना, वो भी एक तरह का कंटेंट एनालिसिस हो सकता है। और ये लॉजिकली किया जाएगा, सिस्टमेटिकली किया जाएगा, सिलेबस या करिकुलम की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए टीचर इसको करेगा। ये नहीं कि टीचर किसी चीज़ की डेफिनेशन बताने से पहले उसकी टाइप्स बताने लग जाए, वो इलॉजिकल हो जाएगा। अगर टीचर को कंटेंट को डिवाइड करना है तो उसको ये इंश्योर करना है कि पहले मैं मीनिंग बताऊं या डेफिनेशन बताऊं, फिर मैं उसके उदाहरण दूं, फिर मैं उसके टाइप्स की तरफ मूव करूं। ऐसा नहीं कि पहले मैं टाइप बताने लग जाऊं फिर डेफिनेशन बताऊं, नहीं। तो कंटेंट को जब एनालिसिस करना है, जो कि एक मेजर स्टेप है, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है पेडागोजिकल एनालिसिस का भी और लेसन प्लानिंग का भी, तो वो उसको बड़ा ध्यान से करना है। अगर ये स्टेप सही ढंग से हो गया तो बाकी के स्टेप जो हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। ये सही तो आगे सब सही, ये गलत तो आगे सब गलत। आइए हम मूव करते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। कि जो कंटेंट पढ़ा रहा है टीचर, जो कंटेंट वो डिवाइड करके लाया है, उसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं? अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण इसे हिंदी में बोलते हैं। तो जब मान लो सेट पढ़ा रहा है टीचर, तो क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि स्टूडेंट किस लायक बन जाएंगे? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस। क्या करने लग जाएंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ सेट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सेट, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल वेरियस examples of well-defined collection of objects, students will be able to tell various types of set। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव की स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है टीचर कि जब उस कंटेंट को डिलीवर करेगा क्लास में, तो डिलीवर करने के बाद बच्चों से क्या उद्देश्य है कि वो प्राप्ति होगी कंटेंट से रिलेटेड, वो लिखे जाएंगे दूसरे स्टेप में। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि टीचर जो है अवेयर रहेगा, अलर्ट रहेगा कि जो मैं उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ आज के पढ़ाने के, वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, या वो मेरे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये था सेकंड कंपोनेंट। थर्ड है, अब कंटेंट डिवाइड कर दिया टीचर ने कि मुझे आज ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, इस तरीके से ऑर्डर उसने सेट कर लिया। अब उसको पढ़ाने के लिए तरीके क्या यूज़ करने हैं, मैथडोलॉजी क्या यूज़ करनी है, स्ट्रेटजीज क्या यूज़ करनी है, टेक्निक्स क्या अडोप्ट करनी है, टीचिंग एड्स क्या रहेंगे, या किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी तीसरे स्टेप या तीसरे कंपोनेंट के तहत, जिसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड्स ओब्लिक टेक्निक्स ओब्लिक एड्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, हर एक कंटेंट को सेम मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उस पर्टिकुलर दिन का जो कंटेंट है उसको कौन से मेथड से अच्छे से कराया जा सकता है, इसको एग्जाम्पल के जरिए कराया जा सकता है, या सिंपल लेक्चर के जरिए कराया जा सकता है, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कराया जा सकता है। तो मेथड शुरू से ही थोड़ा सा टीचर डिसाइड करके चलेगा हम क्लास में जाने से पहले, तो वो लिखे जाएंगे तीसरे स्टेप के तहत। अब देखिए, कंटेंट डिवाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी टीचर सेट करके चल रहा है कि ये उद्देश्य हैं आज के मेरे जो पूरे होने चाहिए, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेथड या एड्स भी डिसाइड हो गए। अब वो उद्देश्य वाकई में प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, उस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई बच्चों को, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए टीचर करता है इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। तो वो करेगा
फोर्थ स्टेप में, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन डिवाइसेस, मतलब उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण, कि टीचर बच्चों को असेस या चेक कैसे करेगा, उसको भी टीचर प्लान करके चलेगा एज ए फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। और इसको प्लान करते हुए 3 जो बेसिक इवेल्युएशन डिवाइसेस हैं, ऑरली, रिटन और प्रैक्टिकल, जो भी सूट करता है कंटेंट को, उसको ध्यान में रखते हुए टीचर इनको प्लान करके चलेगा कि ऑरली मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं, ये इतने क्वेश्चन पूछने हैं, रिटन मुझे इवेल्युएशन जब राइटिंग में करना है तो मुझे 5 नंबर का टेस्ट लेना है या 20 नंबर का लेना है, वो टीचर निर्धारित करके चलेगा। अगर वो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या कोई प्रैक्टिकल वो कंटेंट है, तो प्रैक्टिकल कोई लेना है या नहीं लेना, वो भी टीचर डिसाइड करके चलता है। तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि ये तीनों कंटेंट सही होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसी रिगार्डिंग जो है हमारा इवेल्युएशन पैटर्न भी टीचर का अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाया कुछ है और चेक हम कुछ कर रहे हैं, पढ़ाया हमने सेट है, क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम के पूछ रही है, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाया हमने ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से रिलेटेड इवेल्युएशन होगा, सर्कल से रिलेटेड नहीं होगा। और इवेल्युएशन भी बच्चों के लेवल, बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पेडागोजिकल एनालिसिस के डेरिवेटिव मीनिंग की, उसके कंसेप्ट की, और थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है कि आपको सेट के ज़रिए जो है इसके स्टेप्स को जो है आपको बताने की कोशिश करूं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।